नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी को शिकस्त देने के लिए देश में विपक्षी दलों की मोर्चेबंदी, जो कई सप्ताह से, कई महीनों से जिसकी तैयारी चल रही थी, वो मोर्चा इंडिया की शक्ल में जो कुछ सप्ताह पहले सामने आया, उस मोर्चे की तीसरी अहम बैठक मुंबई में हुई और उस अहम बैठक के कुछ नतीजे सामने आए। नतीजे ये कि कई तरह की कमेटी बनी, जिसमें एक कमेटी 14 नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी, और उस बैठक में 2 दिनों के मंथन में यह फैसला किया गया कि इंडिया मोर्चे के जो जितने घटक दल हैं, जिसमें 28 पार्टियां शामिल हैं, अब सीट शेयरिंग पर बातचीत करेंगे और जो अगली बैठक होगी, उस अगली बैठक में यह तय होगा कि कैसे देश में 400 450 सीटों पर वन वर्सेस वन, एक बनाम एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ इंडिया घटक का कोई दल जहां जिसकी हैसियत है उसके हिसाब से उनके उम्मीदवार हो। ऐसी तैयारी, ऐसी रणनीति पर सहमति बन गई है, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर कहा जा रहा है चौथी बैठक दिल्ली में होनी है। सुप्रिया सूले के हवाले से यह कल देर शाम खबर आई। तो उस बैठक में तय होगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि इंडिया मोर्चा तो बन गया, लेकिन इस मोर्चे की अगर कोई कामयाबी निहित है तो सीट शेयरिंग में निहित है। इसी से पता चलेगा कि क्या इंडिया मोर्चे के वो 28 घटक दल में 11 मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जिसमें कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनकी हैसियत और राजनीतिक अस्तित्व अपने अपने राज्यों में बहुत आम है, क्या वो पार्टियां अपने ईगो को छोड़कर, अपनी जिद, जो कई बार राजनीतिक जिद होती है अपनी जमीन को बचाए रखने और अपनी जमीन के विस्तार के लिए, उस जिद को छोड़कर किसी मोर्चे के साथ सहमति के आधार पर कुछ अपना नुकसान मानकर भी किसी तरह से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के लिए, आपसी सहमति के लिए तैयार होते हैं। इसको लेकर बहुत सवाल लगातार उठते रहे। बीजेपी के नेता तो कहते ही हैं कि इनमें कई प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और सीटों की बात आएगी तो आपस में सब लड़ेंगे। लेकिन कल जो तस्वीर आई इंडिया मोर्चे की बैठक के बाद, वो तस्वीर बहुत एक ऐसा संकेत देने वाली तस्वीर थी, जिसमें 26-28 नेता एक साथ, उनके साथ उनकी पार्टी के सेकंड लाइन के लीडर्स वो भी दिखे, और वो फोटो अपॉर्चुनिटी इस तरह की थी जिससे लगा कि सब में एकजुटता और सामंजस्य जैसी तस्वीर आई। उन तस्वीरों के बाद कुछ जो संबोधन किया मीडिया के सामने, उसमें कुछ ऐलान भी किए गए। ऐलान सीट शेयरिंग को लेकर हुआ। अब खबर वही जैसा कि दिल्ली में बैठक होगी। सब कुछ इस मोर्चे की सफलता कहें, इस मोर्चे की चुनौती कहें, प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के सामने बड़ी मोर्चेबंदी कहें, जिसके आधार पर कुछ लगे कि 2024 के चुनाव के नतीजे कुछ अलग हो सकते हैं 2019 से। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 300 से ज्यादा सीटों वाली पार्टी, और दूसरी तरफ ये मोर्चेबंदी, क्या कुछ होगा, सब कुछ सीट शेयरिंग से तय होगा, जो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमारे साथ खास मेहमान है योगेंद्र यादव, जो राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारत जोड़ो अभियान के संयोजक हैं और तमाम तरह के आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। उनका एक अतीत ट्रैक रिकॉर्ड है सेफोलॉजी का। हालांकि अब वो इस कैवियट के साथ शुरू करते हैं कि मैं कोई आंकड़ों पर बात करता हूं, सेफोलॉजी मैंने छोड़ दी है, मैं उसकी अपने हिसाब से आकलन करता हूं, इसको सेफोलॉजी के तर्ज पर ना देखा जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि राजनीति को, राजनीतिक नब्ज को बहुत बारीकी से योगेंद्र यादव जी जानते समझते हैं, देश भर में घूमते रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं की है, और इंडिया मोर्चे के घटक दलों की रणनीति को भी काफी करीब से जानते हैं। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया कि एक बार हम लोग इस पर बात करें, समझने की कोशिश करें कि आने वाले दिनों में क्या भारत की तस्वीर, राजनीतिक तस्वीर में क्या बदलाव दिखता है। चुनाव में अब सिर्फ करीब करीब 8 महीने बाकी है। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लेकिन योगेंद्र जी से बात करने से पहले मैं चाहता हूं 4 छोटे बयान, जो बयान राहुल गांधी के हैं, जो बयान लालू यादव के हैं, जो बयान अरविंद केजरीवाल के हैं, वो बयान मैं आपको सुनाऊं। वो बहुत सिग्निफिकेंट है। सारी आशंकाएं, सारी शंकाएं और सारी संभावना इसी पर निहित है कि सीट शेयरिंग में आपसी सहमति कैसे बनेगी, और उसी को एक तरह से इन 4 नेताओं के बयान से उसको तस्दीक किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर सहमति बनेगी। तो एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं संक्षिप्त में, फिर योगेंद्र यादव जी के पास राज्यवार समझने के लिए। कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके
उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। योगेंद्र जी, चार बड़े अहम नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी, लालू यादव बिहार में एक राजनीतिक हैसियत और तेजस्वी वहां सरकार में है, उप मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जिनको लेकर तमाम आशंकाएं अरविंद केजरीवाल को लेकर थी, उनके बयान मैंने सुनाए इसलिए क्योंकि सीट शेयरिंग बहुत अहम है। हम बार बार कहते हैं कि अगर कोई मोर्चा बनता है और वो मोर्चा बिखरता है तो उसमें सीट बहुत अहम हो जाती है, सीटों को लेकर दावेदारी। तो इसलिए वो चार लोगों के बयान सुनाए। अब यहां से आपसे समझेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर आपको क्या लगता है कि जो इन नेताओं के बयान और जो अब खबर आ रही है कि दिल्ली में बैठक होनी है, क्या लगता है कि वो रास्ता बनता दिख रहा है? जो कई हफ्तों से ये चर्चाएं होती है कि 400 सीट, 425 सीट पर एक बनाम एक, एक के सामने एक का फॉर्मूला, क्या ये कोई रास्ता बनता दिख रहा है? अजीत भाई, सबसे पहले तो इस बात को दर्ज करना चाहिए कि कल जो हुआ वो बहुत अहम है, न सिर्फ अपोजिशन के लिए, न सिर्फ चुनाव के लिए, बल्कि इस देश के भविष्य के लिए। क्योंकि इस वक्त इस देश की जड़ पे प्रहार, इस वक्त इस देश के स्वधर्म पे हमला हो, इधर उधर से जो संवैधानिक लोग बैठे हैं वो इस देश के स्वधर्म पे हमला कर रहे हैं, जड़ों को काटने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश को किसी एक आशा की सख्त जरूरत है। और मैं कहता हूं ये 2024 का जो चुनाव है, इसका महत्व केवल एक लोकसभा चुनाव के बराबर नहीं है, इसका महत्व संविधान सभा के चुनाव जैसा है, क्योंकि एक तरह से अगले 30, 40, 50 साल का रास्ता इस देश के लिए तय हो जाएगा इस चुनाव। अगर पटना में किसी एक संभावना ने जन्म लिया था और उसे बेंगलोर में उसका नामकरण हो गया था, तो आप कह सकते हैं मुंबई में वो आशा अब अपने पांव पे खड़ी हो गई। अब उसने अपने पांव चलना शुरू कर दिया है। ये बेहद जरूरी था, अनिवार्य था, पर्याप्त नहीं। कोई ये कह दे कि अब उस आशा ने, उस बच्चे ने खड़े होकर अपने पांव पे चलना शुरू कर दिया है तो बस अब तो रेस जीत ही जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत कठिन काम है, बहुत बड़ी चुनौती है। आसान होती तो अब तक पूरा कर ली गई, कठिन चुनौती है। उसके लिए जो जरूरी काम है कल हुए हैं। कल की बैठक में, कल परसों जो बातचीत उससे एक सीट शेयरिंग की बात आई है, उसमें समितियां बनी हैं, क्योंकि अब इसमें इस नए गठबंधन का, इंडिया नामक कोएलिशन का एक ढांचा भी कल बना, समितियां बनी हैं। इसका मतलब ये है कि अब इन्हें दिल्ली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा अगली बैठक का, जब निर्णय लेने होंगे 24 घंटे के अंदर निर्णय ले सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण। तो समितियों की बात हुई है, सीट शेयरिंग की बात हुई है, लेकिन मेरे लिए उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक सामंजस्य, एक समझदारी, जो कल नेताओं की भाषा में नजर आ रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रही थी, अंदाजे बयां में नजर आ रही थी। एक समझदारी बनी है और ये समझदारी इस देश के लिए बहुत बड़ी आशा का स्रोत बन सकती है, क्योंकि ले देकर अगर इस देश के संविधान को आज बचाना है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को बचाना है, तो ये इंडिया नामक गठबंधन इस देश के लिए आज सबसे बड़ी आशा है, जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी डालता है इन तमाम नेताओं पर भी और जिम्मेवारी डालता है हम सब पर भी। रही बात सीट शेयरिंग की, जो आप, मैं शुरू में ही एक बात कही, सीट शेयरिंग पे हम बात करेंगे और लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि सीट शेयरिंग मात्र बड़ी चीज नहीं, वोटों गठबंधन किसी भी चुनावी गठबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। और माने में कहते थे बस ये हो जाए, बाकी सब हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बीजेपी को हराना है, अगर इस देश को बचाना है, तो सीट शेयरिंग के साथ साथ दो और चीज करनी होगी। इस देश के सामने एक बड़ा सपना रखना, इसको एजेंडा कह देते हैं, मैनिफेस्टो कह देते हैं। देश की जनता को दिखना चाहिए कि भाई कोई एक विकल्प का सपना है। मोदी जी ने झूठा सपना दिखाया था, लेकिन सपना दिखाया था।
दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो ये कि एक जमीन पर उतर के संघर्ष करना होगा। अगर इंडिया गठबंधन की सारी केवल सीट कमरों में बैठ के सीट शेयरिंग सीमित हो गई, उतने से नहीं आएगा, उतने से मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए कल जो की बात की गई है में कि देश के इलाकों में रैली, मतलब कहीं ना कहीं संघर्ष का भी बजाया जाएगा, वो भी महत्वपूर्ण। लेकिन ठीक है योगेन जी, लेकिन सच तो यही है ना, हकीकत यही है कि सीट शेयरिंग बहुत अहम है, क्योंकि ठीक है आपने एक सैद्धांतिक तौर पर सहमति बना ली कि हमको मोदी की सत्ता को चुनौती देने के लिए एकजुट होना है। उस एकजुट होने की अलग अलग वजह हैं, उन वजहों पर नहीं जाते हैं, लेकिन वो चुनौती देने के लिए सबसे जरूरी है कि आपस में लड़ना छोड़कर कैसे आप एकजुटता के साथ मोदी की सत्ता को या उनके उम्मीदवारों का मुकाबला करते हैं, सबसे बड़ा ये है। तो मैं थोड़ा राज्यवार भी उस पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि सारे आकलन, सारे कैलकुलेशन उसी दिशा में हैं और उसी से कुछ पता चलेगा। जैसे अभी जो सर्वे आए थे सी वोटर के और सीएनएक्स के, जिस सर्वे में कहा गया कि 2% का जरूर फासला है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में, लेकिन सीटों का बहुत ज्यादा का फासला था, जिस पर आपने एक प्रिंट में लेख भी लिखा, जिसमें 300 सीट फिर भी बीजेपी को मिलती दिख रही है करीब करीब। अगर सी वोटर की बात करें सीएनएक्स की तो 290 बीजेपी को अकेले, और सी वोटर की भी बात करें तो मेरे ख्याल से वैसे बीजेपी को अकेले मेरे ख्याल से 287 सीटें। तो अब मैं समझना चाहूंगा राज्यवार कहां से शुरू करें, आप बताइए, आपकी चॉइस के स्टेट से शुरू करें। नीचे लिखा हुआ पट्टी योगेंद्र यादव का गणित क्या है, तो जरा हम समझना शुरू करते हैं। एक अंदाजा आकलन ही हम लोगों का है, हम लोग प्रक्रिया वही होती है, वो गलत सही बाद में होता है। एक अब वोटिंग पैटर्न, पिछले चुनाव के नतीजे, वोट शेयर, उसके आधार पर कुछ अनुमान लगाते हैं। और चूंकि गठबंधन हमारे सामने है कि हम देख पा रहे हैं कि हाँ इस राज्य में ये साथ जा सकते हैं, ये साथ जा सकते हैं, तो उसके आधार पर तो किस राज्य से हम शुरू करें समझने के लिए कि ये तस्वीर बदल सकती है। आजकल मैं जब भी देश को देखने की कोशिश करता हूं, मैं दक्षिण से शुरू करता हूं, दक्षिणायन, क्योंकि दक्षिण से बहुत कुछ सीखना चाहिए। शुरुआत आप तमिलनाडु से करें। तमिलनाडु में बहुत कुछ करने की चुनौती नहीं, क्योंकि एक गठबंधन बना बनाया है। डीएमके की सरकार, गठबंधन के प्रमुख हिस्से के रूप में डीएमके के साथ में कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है और कुछ क्षेत्रीय दल है। इनका पिछली बार गठबंधन बदस्तूर जारी, और मेरा अनुमान है कि 1-2 सीट का लेन देन होता है, क्योंकि और 1-2 सीट शायद अपनी छोड़नी पड़ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर बहुत बड़ी उठापटक और किसी नए गठबंधन की अपेक्षा करना गलत होगा। इसलिए जो आज आया है ना, जो सब स्टेटमेंट में लिखा गया है कि अब कोशिश की जाए, चाहे ये कि हर सीट में हमारा एक उम्मीदवार होगा, वो कहने की बजाय कहा गया है असंभव कोशिश होगी। और ये मुख्यतः केरला को ध्यान में रख के कहा गया है, क्योंकि केरला में पूरा का पूरा इंडिया अलायंस अपना केवल एक उम्मीदवार उतारे, ये तो हास्यास्पद होगा ना। वहां एलडीएफ है, वहां यूडीएफ है। एलडीएफ सीपीएम के नेतृत्व में चलता है, यूडीएफ कांग्रेस के नेतृत्व में चलता है, और वहां का असली मुकाबला इन दोनों का ही है। बीजेपी ले दे के 2 जो कोने की सीट है, एक ऊपर कासरगोड और नीचे तिरुवनंतपुरम, इन 2 में बीजेपी को कि भाई कुछ बात, और यहां इंडिया कोलिशन का केवल एक ही अर्थ होगा कि कासरगोड और तिरुवनंतपुरम में सीपीएम और कांग्रेस की एक अघोषित समझदारी बन जाए कि अगर बीजेपी की कोई थोड़ी सी भी संभावना है तो उसे बाहर रखना है। बाकी दक्षिण में खासतौर पे दक्षिण के राज्यों में कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि कर्नाटका में फिलहाल इंडिया गठबंधन में केवल कांग्रेस है। तो वहां जो चुनौती है वो ये कि जनता दल पे इस वक्त, जनता दल सेकुलर पे दबाव है अंदर से भी बाहर से भी, कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करे। तो वहां इंडिया गठबंधन की चुनौती होगी कि जनता दल सेकुलर को बीजेपी से जाने से रोके, क्योंकि जनता दल सेकुलर की हालत काफी खराब रही इस चुनाव में। बीजेपी उनको आमंत्रित भी कर रही है, लेकिन जनता दल सेकुलर का जो पुराना मुस्लिम वोट रहा है,
वो वोट सारा खत्म हो जाएगा अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो वहां काफी तनाव है, लेकिन याद रखिए जनता दल सेकुलर फिलहाल इंडिया कोलिशन का हिस्सा नहीं है। और कुल मिला के कर्नाटका का अगर परिणाम होगा तय, तो इस गठबंधन से तय नहीं होगा, वो इससे तय होगा कि सिद्धरमैया सरकार कितने दमखम से ये लोकसभा का चुनाव लड़ती है। अगले 10 महीनों में सिद्धरमैया की सरकार क्या कुछ करके लोगों के सामने चुनाव में जाती है। अब चलिए आंध्र प्रदेश में फिलहाल ना तो टीडीपी ना ही वाईएसआर पार्टी इंडिया कोलिशन का हिस्सा है। संभावना है कि टीडीपी इंडिया के साथ आ सकती है, उसके लिए काम करना होगा। और रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना में जब तक विधानसभा चुनाव है तब तक इंडिया कोलिशन में बीएसआर के आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वहां असली मुकाबला बीएसआर और कांग्रेस के बीच में है। आज से 6-8 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि कहीं उस जमाने में जो टीआरएस हुआ करती थी, टीआरएस और बीजेपी में मुख्य मुकाबला होगा, लेकिन अब स्पष्ट है कि तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला होगा। बीजेपी बहुत पीछे चली गई विधानसभा चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव में क्या बीआरएस से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ये बाद की चुनौती है, फिलहाल नहीं। उड़ीसा में कोई गठबंधन नहीं है, नवीन पटनायक नाम की कोई संभावना है। असली समस्या है बंगाल में। असली समस्या है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ग्राफिक्स हम दिखाते हैं। हाँ, अब चूंकि पश्चिम बंगाल आप आए और यहां से फिर हिंदी बेल्ट पे भी हम जाएंगे, चूंकि बीजेपी को अगर देखें लगभग 218 सीट जो हिंदी बेल्ट में है उसमें 196 बीजेपी जीती, उस पर भी आएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में स्क्रीन पर हम 2019 के नतीजे दिखा रहे हैं, जिसमें टीएमसी 42 पर लड़कर 22 सीटें जीती, बीजेपी 18 सीटें जीती। बहुत कामयाबी पश्चिम बंगाल में मिली, लेकिन सीपीएम जैसी पार्टी लेफ्ट 0 पर, कांग्रेस 2 पर। तो पश्चिम बंगाल में अब क्या स्थिति बनती देखते हैं, क्योंकि बीजेपी को कामयाबी 2019 में बहुत अच्छी मिली। 2019 की तुलना में बीजेपी काफी कमजोर ऑलरेडी हो चुकी है, जिसे हमने पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में भी देखा। वहां पे तमाम लीडर्स जो छोड़ के बीजेपी को आए हैं, तो आज बीजेपी की स्थिति वो 40% वाली नहीं है जो कि 2019 में दिख रही थी। लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में इंडिया के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। 18 सीट लेके बीजेपी बैठी है। क्या उसको 10 पे रिड्यूस करेंगे, या उसको 6-7 पे लाएंगे, या कि 2-3 पे उतार लेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि यदि टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों एक साथ आ जाए तो बीजेपी को बहुत धक्का लग सकता है। ये 2-3 पेज, एक पेज कि चूंकि ममता बनर्जी की पार्टी और ग्राउंड लेवल पे संबंध बहुत खराब है, और वहां पे, और खराब का मतलब सिर्फ ये बोलचाल खराब नहीं है, पश्चिम बंगाल में स्थानीय स्तर पे बहुत हिंसा होती है दुर्भाग्यवश राजनीति में। तो वहां और सीपीएम के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ आने की स्थिति में नहीं है। और एक खतरा ये भी है कि अगर सीपीएम टीएमसी के साथ जाती है तो सीपीएम का काफी काडर और काफी वोटर बीजेपी के साथ चला जाए। ये हुआ भी है पश्चिम बंगाल में। ये कहा गया कि विधानसभा में हुआ भी है और लोकसभा में भी हुआ है। चूंकि, और इसका मतलब विचारधारा से नहीं है, इसका की जड़ है स्थानीय स्तर पे जो एक हिंसक टकराव है, के अंदर सीपीएम कार्यकर्ता कहता है कि मैं 20 साल से लेफ्ट की विचारधारा में विश्वास करता रहा हूं, आज भी विश्वास कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे इस टीएमसी के व्यक्ति का मुकाबला करना है तो मुझे तो बीजेपी की शरण ही लेनी पड़ेगी अपनी जान बचाने के लिए। ये बात टीएमसी का कार्यकर्ता भी सोचता है। तो वो जो वहां पे स्थानीय टकराव है उसका कोई रास्ता निकालना होगा। कांग्रेस के लिए अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है मुर्शिदाबाद के नजदीक का एक इलाका। कांग्रेस वो सीट ऐसे भी जीत रही है, पिछली बार भी 2 सीट कांग्रेस ने जीती थी, ज्यादा करेगी तो 4 जीत लेगी। जो समस्या है वो टीएमसी और सीपीएम के गठबंधन की है, जिसमें समस्या केवल नेताओं के अहम की नहीं है। ममता बनर्जी का इतिहास रहा है, उनके मन में कुछ कटुता भी रही है, लेकिन अब ममता बनर्जी एक बड़ा स्वरूप लेके एक बड़ी दीदी के रूप में आ रही हैं, और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कटुता को छोड़ दिया है।
लेकिन ये जो जमीन पे संघर्ष है, इसका आप क्या करेंगे? इसका कोई साधारण उत्तर है नहीं। तो हम ये उम्मीद न करके चले कि पश्चिम बंगाल में सारे इंडिया गठबंधन का कोई एक बहुत स्मूथ कोलिशन हो जाएगा। कम से कम मुझे हैरानी होगी अगर ऐसा होता है, और इसके बगैर भी बीजेपी को भारी शिकस्त दी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस उनके साथ है। और अगर एक तरीका यह भी हो सकता है कि टीएमसी बजाय कि सीपीएम से गठबंधन करे, टीएमसी कांग्रेस से गठबंधन, और कांग्रेस अपनी कुछ सीटें लेफ्ट के लिए छोड़ दे। कुछ इस किस्म की बात भी है, एक इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग भी बन सकती है डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग की बजाय। तो वहां मैं एक कुछ तो काउंटर सवाल पूछूं, होगा और काउंटर सवाल, अंडरस्टैंडिंग। एक काउंटर सवाल, चूंकि अभी हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं समझने के लिए कि कुछ सीटों का, जैसे बार बार बात यही हो रही है कि क्या कांग्रेस 125, 150, 250 सीटें ओवरऑल छोड़ने को तैयार होगी, जहां कांग्रेस 1-to-1 फाइट में नहीं है, बाइपोलर कॉन्टेस्ट, छत्तीसगढ़, राजस्थान या एमपी जैसे, गुजरात जैसे राज्यों को छोड़ दे। तो एक सैंपल सामने पश्चिम बंगाल है। अब पश्चिम बंगाल में 42 में से 40 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस लड़ी, जो हम ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं, सिर्फ 2 जीती और 5.6% वोट मिले। और टीएमसी 42 पर लड़ी, जाहिर है 43% वोट मिले और 22 सीटें जीती। अब कांग्रेस को छोड़ना मतलब हो सकता है 30, 32, 35 सीटें छोड़नी पड़े टीएमसी के लिए, क्योंकि टीएमसी वहां 42 सीटों पर लड़के 22 हासिल की, उसके पहले शायद 36 सीटें थी पिछली बार, ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे। तो टीएमसी बहुत ज्यादा नहीं छोड़ेगी, तो ये रास्ता निकलेगा कैसे, आप देखते हैं बाहर से विश्लेषक के तौर पर? देखिए, तो जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुकाबले में सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी है, और जाहिर है कोई भी समझौता होगा तो उसमें बहुत बड़ा शेयर तो ही मिलेगा। और जाहिर है बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में अगर मुकाबला कर सकती है, खासतौर पे जो कि साउथ बंगाल जिसको कहा जाता है, लेकिन जो मुख्य है बंगाल का हिस्सा, रूरल साउथ बंगाल, कलकत्ता के जो, अगर आप उत्तरी हिस्सा छोड़ दें और उसके जो बिहार झारखंड से जुड़ता हुआ हिस्सा है उसको छोड़ दें, ये जो बाकी पूरा सघन बंगाल का क्षेत्र है, वहां बीजेपी का मुकाबला टीएमसी ही कर सकती है। तो जाहिर है कांग्रेस को बीजेपी को हराने के उद्देश्य को सामने रखते हुए कांग्रेस को मतलब अधिक से अधिक विपक्ष, मैं समझता हूं 10-12 सीट के पर अगर हो जाता है, टीएमसी 30 सीट ले लेती है, विपक्ष को 10-12 सीट मिल जाती है, तो बंगाल की वस्तु स्थिति को देखते हुए बहुत रीजनेबल सी बात होगी, और उतने के लिए तो तैयार होना ही। कांग्रेस उससे ज्यादा का दावा करे वो तो उचित है ही नहीं। दिक्कत जो है वो लेफ्ट की तरफ से है, और दिक्कत ये नहीं है कि लेफ्ट को कोई अड़चन है, लेकिन एक ग्राउंड समीकरण है जिसको लेफ्ट के नेता दिल्ली में बैठ के बदल नहीं सकते हैं। तो वहां, और तृणमूल भी नहीं बदल सकती है उस सिचुएशन को। आखिर पंचायत चुनाव में सिर फटोवल हुई है, हिंसा हुई है, तो ये केवल मानसिक और एक इमोशनल द्वंद्व नहीं है, बहुत गंभीर स्थिति है। इसलिए मैं कहता हूं पश्चिम बंगाल में आप 100% सीट शेयरिंग की उम्मीद न लगाएं। 100% से कम खासतौर पे टीएमसी और कांग्रेस में बन जाए और लेफ्ट के साथ एक टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ये पर्याप्त होगा। बीजेपी में फिर कहता हूं, आज बीजेपी उस 40% और 18 सीट जीतने की स्थिति में कतई नहीं है। इस वक्त बंगाल में बीजेपी की हालत काफी पतली है, और उसके लिए आपको सब कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, कुछ सीट शेयरिंग, ये बीजेपी को 18 से 8 पर लाने के लिए पर्याप्त है। हाँ, लेकिन उसमें एक सीट शेयरिंग आपने कहा कि टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और सीट शेयरिंग, तो सीट शेयरिंग में ये स्थिति हो सकती है जैसे 2024 में 14 में देख रहे हैं 4 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 34 जीती थी टीएमसी। तो मतलब कांग्रेस को बहुत सीटें गिव अप करनी पड़ेगी, मोटे तौर पर यही है ना। 10-12 से ज्यादा सीट कांग्रेस ना लड़े और टीएमसी ज्यादा सीट पर लड़े, 30 पर लड़े, 32 पर लड़े, जो पहले 2009 में हो चुका है। 27 सीट पर टीएमसी लड़ी थी, 14 पर कांग्रेस। मतलब इस तरह की कुछ टेक्टिकल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं आप। प्लस लेफ्ट के साथ क्या होता है। अब चलिए हम इस राज्य बदलते हैं, कुछ और पॉइंट है बंगाल में, फिर हम दूसरे राज्य पर आते हैं जरा। जी, मैंने वही कहा कि कांग्रेस के साथ ओपन सीट शेयरिंग ही होनी होगी, लेफ्ट के साथ एक टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, दोनों से काम चलना।
अब आते हैं महाराष्ट्र पे आए। महाराष्ट्र एक बहुत सिग्निफिकेंट है, या यूपी पर है, महाराष्ट्र पे आते हैं। महाराष्ट्र बहुत सिग्निफिकेंट है इस बार, और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है महाराष्ट्र में। बीते 4 सालों में ही देख लें, अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना, फिर सत्ता से बेदखल करके पार्टी पर कब्जा करना, एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बन जाना, दुनिया भर की चीजें डेवलपमेंट के बीच आखिर में अजीत पवार का एनसीपी तोड़ देना, शरद पवार के विधायकों को ले जाना, तो बहुत कुछ उठापटक, जैसे कहते हैं ना दरिया में बहुत पानी बह गया, तो 4-4.5 साल में बहुत कुछ फेरबदल हो गया। तो कोई ऐसी चीज नहीं है पैटर्न जिसके आधार पर हम हिसाब किताब महाराष्ट्र का कर सके, क्योंकि पार्टियां टूट गई, सेना 2 भाग, एनसीपी 2 भाग। लेकिन अब जो स्थिति है, हम चूंकि हमारे सामने एक बेंचमार्क वही है 2019 का, तो पहले तो आपसे समझना चाहता हूं महाराष्ट्र में आप क्या देखते हैं। देखिए, बीजेपी को जहां से बहुत गेन हुआ 2019 में, उसमें एक महाराष्ट्र भी है, लेकिन तब एक गठबंधन था सेना के साथ, तो बीजेपी 23 सीटें जीत गई 25 में लड़कर। तो महाराष्ट्र और 18 सेना, लेकिन सेना 2 टुकड़ा है, एक जो सत्ता में है एकनाथ शिंदे और एक उद्धव ठाकरे हैं। सेम एनसीपी में टूट 4 सीटें मिली पिछली बार, क्योंकि बीजेपी और सेना का मजबूत गठबंधन, एनसीपी को 4। तो महाराष्ट्र में क्या देखते हैं आप ठीक कह रहे हैं, महाराष्ट्र में इतनी स्टेप बाय स्टेप स्थिति बदली है। पिछली बार बीजेपी और शिवसेना मिलके भारी थे, बहुत भारी थे, 48 में से 41 सीट ले गए। उसके बाद 3 पार्टियों का गठबंधन बन गया, महाविकास आघाड़ी, तो जाहिर है ये बहुत भारी। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों मिला बीजेपी को कोई 48 में से 40 सीट पर उखाड़ने की स्थिति में थे। तब अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं समझता था कि ये तो 41-7 दोबारा उल्टा हो जाएगा पूरा। उसके बाद शिवसेना का विभाजन हुआ। अब जो जमीनी अनुमान वहां पे सकाल कर है, जिसने एक बहुत अच्छा सर्वेक्षण किया था, उसके बाद जमीनी अनुमान ये है कि शिवसेना का 1/3 से कम वोट अभी शिंदे फैक्शन के पास है, और 2/3 वोट अभी भी उद्धव ठाकरे के पास है। एक सामान्य शिवसेना कार्यकर्ता की निगाह में, शिवसेना के सामान्य वोटर की निगाह में, अब भी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना है, चाहे उसके पास सिंबल नहीं है, चाहे उसके पास एमएलए कम है। और खासतौर पे देखिए, इसका आयोजन, उद्धव ठाकरे को मुख्य आयोजक के रूप में पेश करना, ये सब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को एक सिग्नल देता है कि हाँ भाई देखिए, राष्ट्रीय नेता है, आपका नेता इन सब के साथ बैठा है, इन सब का मुख्य आयोजक है। तो कुल मिला के ये शिंदे फैक्शन है। और खासतौर पे अब जबकि शिंदे केवल नाम मात्र के मुख्यमंत्री बचे, उनकी फाइलें वास्तव में फडणवीस क्लियर कर रहे हैं, और सारा देश ये बात को, महाराष्ट्र पूरा जानता है। तो शिंदे का कद और घट से शिंदे सवेर बीजेपी शामिल होने को मजबूर है। तो नाम के वास्ते फ्लोट कर रखी है। आज की तारीख में शिंदे वाली जो शिवसेना है वो बीजेपी की जेपी पार्टी है, तो उसका वोट शेयर मैं समझता हूँ 5-7% से फालतू नहीं है। एनसीपी में जो इस वक्त फूट हुई है, सवाल केवल और केवल एक है, सवाल अजीत पवार का नहीं है, सवाल शरद पवार का है। क्या शरद पवार खड़े होके चुनाव में जाएंगे जैसा उन्होंने पिछली बार किया था? अपनी आयु के बावजूद, अपनी बीमारी के बावजूद शरद पवार पिछली बार खड़े हो गए थे, जाके बोले थे। आज भी शरद पवार का जो है, तो अगर शरद पवार खड़े हो जाए और लोकसभा चुनाव में ये साफ मैसेज दें कि अजित पवार ने गद्दारी की है, इसको बिल्कुल मत देना, ये मेरी पार्टी है, आपकी पार्टी ये एनसीपी है, अगर ये बोलेंगे तो निश्चित ही अजित पवार को कोई 1/3 से ज्यादा वोट शेयर नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर शरद पवार डावाडोल रहे, कल तो नहीं थे डावाडोल, लेकिन उनके कई तरह के बयान आ चुके हैं, अगर शरद पवार डावाडोल रहे तो स्थिति बदल सकती है। होता है तो बीजेपी को अपर हैंड है। लेकिन अगर शरद पवार डावाडोल नहीं होते तो मैं समझता हूं आज की तारीख में कुल मिलाकर एमवीए अभी कुल मिलाकर एनडीए पे भारी स्थिति। अभी सवाल है कि जैसे आप करें, शरद पवार अगर डावाडोल नहीं होते तो शरद पवार के बयान कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है 14 नेताओं की,
दिलचस्प है कि उसमें शरद पवार भी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अगर सीनियर मोस्ट लीडर हैं तो शरद पवार हैं। अगर तजुर्बे के हिसाब से देखें तो शरद पवार सबसे सीनियर। ये अलग बात है कि उसमें हेमंत सोरेन भी हैं और मुख्यमंत्री हैं और केसी वेणुगोपाल है, लेकिन सीनियर मोस्ट शरद पवार है। तो और सुप्रिया सूले बहुत एक्टिव रोल में भी थी। तो मैं अभी शरद पवार के डवाडोल से अलग भी एक चीज कि जिस तरह से वहां पार्टी में अजीत पवार को हम पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि अजीत पवार भाई विधायक तोड़ के तो गए ही और शामिल तो हो ही गए सरकार में। तो उसी ग्राफिक्स पे आए वापस जो महाराष्ट्र का है। अगर हम वोट शेयर और सीटों की बात करें, आपने भी कहा कि एक स्थिति अगर कुछ महीने 6 महीने 8 महीने पहले की बात होती, 10 महीने पहले की, तो हम मानते कि स्थिति पलट जाएगी। लेकिन अब एक तरह सेना का टूटना सरकार में, उसके बाद एनसीपी का टूटना और बीजेपी का मजबूती के साथ उन सब के गठबंधन बना के भाई अपने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री को नीचे लाकर और दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना। तो बीजेपी ने बहुत तरह की कोशिशें की। 1 साल पहले का जो आकलन था योगेंद्र जी, उसमें कुछ राज्य को माना जा रहा था कि जहां बीजेपी को डेंट लग सकता है उसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार ये राज्य थे। अभी हम आएंगे बाकी पर। तो अब महाराष्ट्र में 23 में से आपको क्या लगता है कि बीजेपी आज की स्थिति में बहुत ज्यादा डाउन होगी? क्योंकि सेना ऑलरेडी 18 सीट पर है, वहां ही बंटवारे की गुंजाइश है। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि इस वक्त दोनों अलायंस लगभग आधे आधे स्थिति में है। यानी कि दोनों में हो सकता है 1-2% का फासला हो। शायद आज की तारीख में एमवीए आगे है, क्योंकि शरद पवार वहां। मैं अगर मान के चलूं कि शरद पवार के वही तेवर रहेंगे जो कल थे और या पिछले 5-7 दिन में दिखाई दिए, तो कुल मिला के एनडीए भारी पड़ेगी थी। क्योंकि देखिए, जनता के लिए अजीत पवार भले ही बन जाएं उप मुख्यमंत्री, भले ही बन जाएं, कुछ सारी दुनिया जानती है क्यों वो वहां गए, और जनता के लिए आज भी शरद पवार एनसीपी हैं। अगर शरद पवार खड़े रहते हैं, एमवीए कम से कम 7% आगे ही है इस वक्त एनडीए से, जिसका मतलब हो सकता है 28-20 का मामला हो सकता है 26 और 22 का मामला, 24-24 का मामला, उसी में लगभग वैसा कहीं खड़े हैं। इसका मतलब है बीजेपी को नुकसान है, बहुत भारी नुकसान नहीं है। एनडीए में जो कुछ भी सीटें आएंगी वो बीजेपी की ही आएंगी, ना तो इनकी कोई सेना। पिछली बार बीजेपी ने 25 सीट लड़ी थी, इस बार मैं समझता हूं बीजेपी 30 सीट लड़ेगी, 32 सीट लड़ेगी, क्योंकि ले दे के एनडीए का मतलब है बीजेपी और उसके कुछ छोटे छोटे पुछल्ले। तो बीजेपी ज्यादा सीट लड़ेगी। बीजेपी को खुद हो सकता है 2-3-4 सीट से ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन जो एनडीए नामक प्राणी था वो खत्म। पिछली बार जो 18 सीटें एनडीए को यहां से आ रही थी, वहां पे मुझे लगता है कि 5-7 भी अगर आ गई तो बहुत ज्यादा होगा। तो यहां से एनडीए को 10 सीट का नुकसान हो सकता है, बीजेपी को हो सकता है 1-2 सीट का ही नुकसान। चलिए, अब हम दूसरे राज्य पर आने से पहले कि जब ये विश्लेषण होता है तो मैं हर समय 303 सीट पर ही फोकस करता हूं ज्यादा, एनडीए के बाकी घटक दल को छोड़कर, कि 303 बीजेपी है, वहां से कितना माइनस होती दिखती है। ठीक है, जैसे 272 थी पिछली बार 14 में। तो अब यहां एक महाराष्ट्र की स्थिति बनती है। अब जरा आप यूपी पर आते हैं। यूपी में राजनीतिक तौर पर अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन यूपी के बारे में वो जो मुहावरा लोकोक्ति है ना कि दिल्ली की सत्ता यूपी की तरफ से जाती है, और यूपी में सीट सबसे अधिक है 80। तो यूपी के स्क्रीन पर हम यूपी के ग्राफिक्स दिखा रहे हैं जो यूपी में दिख रहा है, और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उस बैठक में थे। अखिलेश यादव के तेवर कुछ महीने पहले देखें योगेंद्र जी, तो आर्म ट्विस्टिंग के लिए कहें, बार्गेनिंग के लिए कहें, तेवर दिखाने के लिए कहें, उनके बहुत तल्ख थे कि हम 80 के 80 सीटों पर लड़ेंगे। यहां तक कि उन्होंने कह दिया था कुछ महीने पहले, बयान याद है, कि हम अमेठी और रायबरेली में भी चुनाव लड़ेंगे, जो परंपरागत तौर पर कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब अखिलेश यादव साथ हैं, अच्छी तस्वीरें आ रही है, हैप्पी मोमेंट शेयर कर रहे हैं। तो यूपी में क्या देखते हैं, पहले आपसे समझता हूं, फिर मैं मेरे काउंटर सवाल होंगे। अजीत भाई, सबसे बड़ी समस्या अगर आज इंडिया अलायंस के सामने है तो वो यूपी है। अंग्रेजी का मुहावरा है ना, एक्यूलीज हील, वो है उत्तर प्रदेश। क्योंकि
इंडिया अलायंस में कल को मान लीजिए आप सपा और कांग्रेस का समझौता हो जाता है, क्या उससे यूपी फतेह हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा और हर एक को पता है कि नहीं होगा। इस आंकड़े को आप छोड़ दीजिए फिलहाल, क्योंकि इसमें तो एसपी की स्थिति बहुत खराब है। पिछली बार सपा और बसपा का समझौता हुआ, उन्होंने दूसरी पार्टियों को भी लिया और पिछली बार सपा ने बहुत सदाशयता दिखाई। बीएसपी ने जाके वो सीटें मांगी जहां वो जीत सकती थी और हारने वाली सीटें सपा को दी और अखिलेश ने इस बात को मान लिया करने के समझौते के बावजूद वो नहीं जीत सके। इस बार कॉम्प्लिकेशन करेंगे। पहला ये कि बीएसपी छोटी हो रही है, एसपी बड़ी हो रही है। बीएसपी छोटी हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि मायावती जी का मानस कोई छोटा हो रहा है या उनका अहंकार छोटा हो रहा है। मायावती जी का सेल्फ इवेल्युएशन में छोटी नहीं है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि बीएसपी इस वक्त छोटी और छोटी पार्टी होती जा रही है। इससे अपोजिशन को नुकसान है, क्योंकि जब बीएसपी के वोट गिरते हैं उस वोट का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ जा रहा है। सपा बीएसपी के वोटर को अपनी तरफ लाने में पूर्णतः असमर्थ है और उसका कारण यह है कि सपा अपने राज करने के बावजूद या उसके कारण दलित वोटर में ये छवि नहीं बना पा रही है कि तुम मेरे पास सुरक्षित हो। दलित वोटर के मन में घबराहट होती है जब वो सपा आपको देखता है, सपा के राज की कल्पना करता है तो वो घबराता है। ये जमीनी सच्चाई है। ऐसे में कांग्रेस मदद कर सकती है और हकीकत ये भी है कि जहां एक तरफ सपा की वोट बढ़े हैं विधानसभा चुनाव में, तो सपा लगभग एकमात्र विपक्ष के रूप में सामने आई। लेकिन सपा ये भी जानती है, अखिलेश ये जानते हैं कि पिछले एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट भी बढ़ा, खासतौर पर मुसलमान। अब ये जो ये कुल मिला के ऑपोजिशन की अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस का थोड़ा सा वोट बढ़ना ऑपोजिशन के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि जो एक अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली ऐसी सिचुएशन हो जाती कि बसपा और कांग्रेस ध्वस्त हो जाते उत्तर प्रदेश में और सीधे बीजेपी और सपा में मुकाबला होता, ऐसी स्थिति इंडिया अलायंस का ऑपोजिशन की दृष्टि से अच्छी स्थिति थी। उन पार्टियों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन के लिए अच्छी स्थिति थी। सीधे मुकाबला होगा और 80 में से कम 25-30 सीट तो निकाल लेंगे। अब जो स्थिति हो रही है, बसपा का गिरना और कांग्रेस का उठना दोनों ही सपा के लिए समस्या क्रिएट कर रहे हैं। बसपा के गिरने से बीजेपी मजबूत हो रही है, कांग्रेस के ऊपर उठने से सपा कमजोर हो रही है। तो निश्चित ही सपा और कांग्रेस का समझौता होना तो अनिवार्य और वो संभव है, वो असंभव अखिलेश के आने से अच्छा, एक चीज बीच में पूछ रहा हूं, अभी कांग्रेस का उठना आप किस आधार पे कह रहे हैं? अगर विधानसभा चुनाव देखें तब तो 2.5-3% वोट थे, लोकसभा में 6.5% लगभग। जी, चुनाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद राहुल गांधी के एक स्पष्ट बीजेपी के प्रतिद्वंदी के रूप में उभरने से मुस्लिम वोटर के मन में राहुल गांधी के प्रति आग्रह बढ़ा है और यूं भी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा अच्छा करती है विधानसभा चुनाव की तुलना में। इन दो वजहों से, और अखिलेश स्वयं इस बात से परिचित हैं कि ऐसा हो रहा है, खबर उन तक भी पहुंच रही है और उसके चलते इस वक्त कांग्रेस पहले से बेहतर स्थिति में है, सीट जीतने की स्थिति में नहीं, वोट जीतने की स्थिति में। और ये अखिलेश के लिए अनिवार्य बना देता है कि वो कांग्रेस से अलायंस करें। वो अलायंस शायद हो भी जाए, इंडिया अलायंस में दोनों का साथ आने का संकेत है। लेकिन असली समस्या ये है भाई कि अगर कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़े और मान लीजिए रालोद भी इसमें शामिल है, रालोद भी इंडिया अलायंस का तो है, और उनका एटीट्यूड काफी रीजनेबल फ्लेक्सिबल रहा है। इनफैक्ट कई बार तो उन्होंने नुकसान भी सहा है सबके लिए। तो समस्या कांग्रेस, रालोद और सपा को इकट्ठा करने मात्र की नहीं है, समस्या यह है कि इन तीनों के जुड़ जाने से भी बीजेपी का मुकाबला नहीं हो रहा और उसके लिए आपको किसी ना किसी शक्ल में बसपा को या बसपा के एक हिस्से को अपने साथ में लाना होगा और वो टेढ़ी खीर है। मायावती जी का इस वक्त जो मन स्थिति है, जो ईडी के केस हैं, आईटी के केस हैं और उसके बारे में लोग ऐसा मानते हैं और कहते हैं कि उन्हें बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है और वो तो अंततः वही करेगी
करेंगी, जिस पार्टी के हाथ में ईडी और आईटी होगी, वो पार्टी जो कहेगी वो मायावती जी को करना पड़ेगा। आईएसआर की पार्टी के बारे में भी लोग ऐसा ही कहते हैं। तो वो एक है, इसकी तोड़ क्या होगी, इसकी काट क्या होगी, अभी समझ नहीं आ रहा। और इसलिए मैं सच कहें तो सबसे ज्यादा जिस एक राज्य के बारे में चिंतित हूं आज, वो उत्तर प्रदेश है। क्योंकि बीजेपी न सिर्फ अपनी पिछली बार की 62 सीट रिटेन करने की कोशिश करेगी, 62 को आप 64 भी कर सकते हैं क्योंकि 2 उनके एलाइज भी थे वहां, एलाइज आपका दल जी रिटेन करने की कोशिश करेगी, बल्कि आज की तारीख में तो बीजेपी के तेवर ये हैं कि भाई हम तो 70 से ऊपर लेने वाले हैं, क्या 62-64 की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत है और इसके लिए पूरे इंडिया गठबंधन को जोड़ के कुछ काट निकालनी पड़ेगी। नीतीश कुमार अपना कुछ समय उत्तर प्रदेश में देंगे, वहां के कुर्मी मतदाता को जोड़, क्या बसपा की कोई सिग्निफिकेंट बाहर आएगा, अलायंस से जुड़ने का करेगा, क्या मायावती को किसी तरह से मना के इसका हिस्सा बनाया जा सकता है? कोई भी आसान सवाल नहीं।